नमस्कार बच्चों, आज शुरुआत करते हैं अनुकूली विकिरण से। अनुकूली अनुकूली विकिरण अनुकूली विकिरण अर्थात इसको बोला जाता है, इंग्लिश में बोल सकते हो एडेप्टिव रेडिएशन। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा समझेंगे कि इसकी जो परिभाषा है वो क्या होती है और इसका जो काम है वो क्या होता है। देखिए, कोई भी मान लीजिए भौगोलिक क्षेत्र है। क्या है? कोई भौगोलिक क्षेत्र है। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई जीव रह रहे हैं, ठीक है ना। भौगोलिक क्षेत्र तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली जो प्रजातियां हैं, भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली जो प्रजातियां हैं, ये जब अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित हो जाती हैं। मान लीजिए ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है। क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है। इस भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियां उत्पन्न हुई, लेकिन वो बाद में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में क्या हो गई? प्रसारित हो गई। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में क्या हो गई? प्रसारित हो गई। तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है? अनुकूली विकिरण कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? अनुकूली विकिरण कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक थे। इनकी बात हम पीछे वाली वीडियो में भी कर चुके हैं। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने जो एक द्वीप है जिसका नाम है गैलापागोस। क्या नाम है द्वीप का? गैलापागोस। गैलापागोस द्वीप है। चार्ल्स डार्विन ने इस गैलापागोस द्वीप की यात्रा की थी। तो उन्होंने वहां पर छोटी काले रंग की चिड़ियों को देखा। उन्होंने वहां पर किसको देखा? छोटी काली चिड़ियाओं को देखा और देखकर ये आश्चर्यचकित रह गई, या उनको चिड़ियों को देखकर इनको आश्चर्यचकित हुआ। इन्होंने ऐसा क्या देखा कि उनको देखकर इनको आश्चर्यचकित कर दिया गया? इन्होंने देखा कि वहां पर जो चिड़ियां पाई जाती हैं उनकी चोंच में विभिन्नता थी। चिड़ियों की जो चोंच होती है उनमें क्या थी? विभिन्नता थी, जबकि चिड़ियां वही थी। छोटी काली चिड़ियां वही थी, लेकिन कुछ चिड़ियों में चोंच अलग प्रकार की थी और कुछ चिड़ियों के अंदर चोंच अलग प्रकार की थी। यह विभिन्नता देखकर चार्ल्स डार्विन जो है वो प्रभावित हुए। इसके बाद डार्विन ने इन छोटी काली चिड़ियों पर अपने प्रयोग जो है वो किए थे और इन्होंने बताया कि प्रारंभ में उस द्वीप पर क्या था। प्रारंभ में उस द्वीप पर जो छोटी काली चिड़ियां थी, जो काली चिड़ियाएं थी, ये चिड़ियाएं ये बीजभक्षी थी। क्या थी? बीजभक्षी। बीजभक्षी थी, जिसके कारण इनकी जो चोंच है, बीजभक्षी होने के कारण इनकी जो चोंच है वो मुड़ी हुई थी। चोंच क्या थी? नीचे की तरफ मुड़ी हुई थी। चोंच क्या थी? नीचे की तरफ मुड़ी हुई थी। क्योंकि बीजभक्षी है तो बीज को जमीन से प्राप्त करना होगा, इसके लिए उनकी चोंच मुड़ी हुई थी, जिससे वो आसानी से जमीन से बीजों को प्राप्त कर सके। लेकिन बाद में वातावरणीय परिवर्तनों के कारण, किसके कारण? वातावरणीय परिवर्तनों के कारण क्या हुआ? ये जो काली चिड़ियाएं हैं ये कीटभक्षी बन गई। क्या बन गई? कीटभक्षी। अर्थात अपना गुजारा जो है वो कीटों को मारकर करती थी। तो कीटों को पकड़ने के लिए मुड़ी हुई चोंच तो काम आएगी नहीं, क्योंकि कीट जमीन पे तो मिलेंगे नहीं, वो हवा में उड़ते या कहीं और जगह मिलेंगे। तो उसके लिए इनकी चोंच जो है वो क्या हो गई? नुकीली हो गई। चोंच क्या हो गई? नुकीली हो गई। किनको? कीटों को पकड़ने के लिए इनकी चोंच क्या हो गई? नुकीली हो गई। तो इस प्रकार वातावरणीय परिवर्तन के कारण जो काली चिड़ियाएं बीजभक्षी थी उनकी चोंच तो मुड़ी हुई थी, और वो जो कीटभक्षी थी उनकी चोंच जो है वो क्या है? नुकीली हो गई। इस प्रकार का जो विकास होता है उसे अभिसारी विकास कहा जाता है। कौन सा विकास कहा जाता है? अभिसारी विकास कहा जाता है। अभिसारी विकास कहा जाता है। कौन सा विकास कहा जाता है?
अभिसारी विकास कहा जाता है। याद रखना, अगर अभिसारी विकास पूछे तो आप लोग ये काली चिड़ियों का उदाहरण देकर उसे आसानी से समझा सकते हो। अब बात करते हैं, एक शब्द आता है डार्विन की फिंच या डार्विन फिंच। चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक है और इन्हीं के नाम से एक शब्द आता है, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है, डार्विन फिंच। डार्विन फिंच से आप क्या समझते हो? प्यारे बच्चों, गैलापागोस द्वीप पर पाई जाने वाली जो छोटी चिड़िया थी उन्हीं को क्या नाम दिया गया? उन्हीं को क्या नाम दिया गया? डार्विन फिंच कहा। डार्विन ने इन छोटी काली चिड़ियों को या काले रंग की छोटी चिड़ियों को क्या नाम दिया? डार्विन फिंच नाम दिया। अर्थात उन्हीं को क्या कहा जाता है? डार्विन फिंच कहा जाता है। एक अन्य उदाहरण की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस, इसका उदाहरण भी वातावरणीय परिवर्तन के साथ हम ले सकते हैं। किस प्रकार से कि, या फिर ये बोल सकते हैं, इनमें भी कौन सा विकास पाया जाता है? अभिसारी विकास जो है वो पाया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, पर्सन जो है वो ये पूछेगा अभिसारी विकास किसे कहते हैं, कोई एक या कोई दो उदाहरणों के साथ इसको समझाइए। तो आपको सीधा सा उत्तर देना है। एक तो आपको काली चिड़ियों डार्विन फिंच के बारे में बताना है, दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस जो है इनमें भी अभिसारी विकास पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर उपस्थित मार्सुपियस जो है वो अलग अलग प्रजाति के थे। जो प्रजाति है इनकी वो क्या थी? अलग अलग थे। ये किसके कारण हुआ? ये जीव वातावरणीय परिवर्तन के कारण विकसित हुए। ये इनमें जो परिवर्तन है वो किसके कारण, इन प्रजातियों में जो परिवर्तन है वो किसके कारण आए थे? वातावरणीय परिवर्तन के कारण आए थे, जो अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के कारण विकसित हुई थी। अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के कारण विकसित हुई थी। क्या हुई थी? दूसरे स्थान पर जाने के कारण क्या हुई थी? विकसित हुई थी। तो प्यारे बच्चों, ये अनुकूली विकिरण था। चार्ल्स डार्विन का जो अभिसारी विकास था उसकी बात कर ली, और साथ में डार्विन फिंच जो शब्द है उसकी बात कर ली। तीनों चारों शब्द ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं विकास की क्रियाविधि। किसकी बात करते हैं? विकास की क्रियाविधि। विकास की क्रियाविधि, देखिए विकास की क्रियाविधि की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, विकास अगर बात करें तो हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि आपके अध्याय का नाम भी विकास है। डार्विन ने बताया था कि जीवों का विकास विभिन्नताओं के कारण होता है। किसके कारण होता है? विभिन्नताओं के कारण होता है। और बिल्कुल सही बात भी है ये, क्योंकि विकास किसके कारण होता है? विभिन्नताओं के कारण ही होता है। जब विभिन्नताएं आएंगी तो आगे से आगे वो पीढ़ी दर होती जाएंगी और नया विकास जो है वो होता रहेगा। और डार्विन की ये विभिन्नताएं जो है वो छोटी छोटी, डार्विन ने बताई थी ये बात कि विकास किसके कारण होता है? विभिन्नताओं के कारण होता है। और डार्विन की ये विभिन्नताएं जो है ये छोटी छोटी विभिन्नताएं हो सकती हैं और इनकी कोई दिशा नहीं है। इनकी कोई क्या नहीं है? दिशा भी नहीं है, अर्थात ये दिशाहीन होती हैं। एक दूसरे वैज्ञानिक का नाम था जिनका नाम था हुगो डी वरीज। आपने इस शब्द को 5वें चैप्टर में भी पढ़ा होगा। आनुवंशिकी जो ग्रेगर जॉन मेंडल के पुनर्खोजकर्ता थे उनमें एक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे हुगो डी वरीज। वही हैं ये हुगो डी वरीज। इन्होंने बताया कि जीवों का विकास जो है वो उत्परिवर्तन के कारण होता है। अब हम लोग उत्परिवर्तन भी पढ़ चुके हैं। किसके कारण होता है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिभाषा क्या होती है? अचानक होने वाले परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है? अचानक होने वाले परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन के कारण जो है वो होती है। ठीक है। अब उत्परिवर्तन जो है ये बड़े एवं एक निश्चित दिशा में होते हैं। देखिए उत्परिवर्तन जो है ये बड़े होते हैं और इनकी क्या होती है? एक निश्चित दिशा होती है। तो अगर हम लोग बात करें किस किस के, डार्विन और हुगो डी वरीज की बात करें तो इनके दोनों के ही विकास के जो प्रति विचार थे वो अलग अलग थे, या कह सकते हैं विपरीत थे। क्योंकि उन्होंने बताया था विभिन्नताओं के कारण विकास होता है जो छोटे छोटे और दिशाहीन होते हैं, जबकि हुगो डी वरीज ने उत्परिवर्तन के कारण विकास बताया था। और बिल्कुल सही बात भी है, विकास जो है वो उत्परिवर्तन पर ही डिपेंड करता है। और ये उत्परिवर्तन जो है बड़े होते हैं और इनकी ये एक क्या होते हैं? निश्चित दिशा में होते हैं। उत्परिवर्तन की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तनों को ही क्या बोला जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है।
और सर्वप्रथम हुगो डिवरीज ने ही उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। इसके बारे में उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। और एक पादप था जिसके अंदर बताया था, क्या पादप का क्या नाम था? इवनिंग, पादप का नाम था इवनिंग प्रिमरोज। सर्वप्रथम इवनिंग प्रिमरोज नामक पादप में इसे उत्परिवर्तन को खोजा गया था। किसको खोजा गया था? म्यूटेशन को जो है वो खोजा गया था, उत्परिवर्तन को जो है वो खोजा गया था। और इन परिवर्तनों को एक दूसरा शब्द भी बोलते हैं, साल्टेशन। देखिए किताब में दिया हुआ है, क्या बोलते हैं? साल्टेशन। विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम। साल्टेशन का मतलब क्या होता है? विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम। ठीक है, तो ये था विकास की क्रियाविधि में, जिसमें डार्विन और हुगो डिवरीज की हम लोगों ने बात की है। किसकी बात की है? डार्विन और हुगो डिवरीज की जो है हमने विस्तार से बात की है। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट टॉपिक की। उसके बाद में इस चैप्टर का एक वीडियो और बनेगा जिसमें आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बात करते हैं आगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो क्या है? महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उसका नाम जो है वो है हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत। हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ हार्डी वेनबर्ग। ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, एक हार्डी और एक वेनबर्ग। इन्होंने सिद्धांत दिया था जिसे क्या बोला जाता है? हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। बात करते हैं इस सिद्धांत में क्या था, इन्होंने क्या बताया था। देखिए, ये सिद्धांत इन दो वैज्ञानिकों ने, हार्डी और वेनबर्ग ने दिया था। इन्होंने बताया था कि किसी समष्टि में, समष्टि जहां पर जीव रहते हैं, किसी भी समष्टि में, ठीक है ना, समष्टि में अगर बात करें तो एक ही जाति की जो प्रजातियां हैं, एक ही जाति या प्रजाति के जो जीव हैं, ठीक है, इनमें जीन आवर्ती पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थिर बनी रहती है। जीन आवर्ती क्या बनी रहती है? जीन आवर्ती पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। ठीक है, क्या बनी रहती है? स्थिर बनी रहती है। हार्डी और वेनबर्ग ने बताया कि समष्टि में जो जीन आवर्ती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, भाई एक ही प्रजातियों पाई जाती है, एक समुदाय होता है, समुदाय में तो विभिन्न प्रकार की जातियों वाले जीव रहते हैं, समष्टि के अंदर एक ही प्रकार के जातियों वाले जो जीव हैं वो रहते हैं, तो इनमें जो जीन आवर्ती है वो बनी हुई रहती है। जब तक समष्टि पर भी स्थिर रहती है, जब तक कोई बाह्य कारक का प्रभाव ना पड़े, बाह्य कारक का क्या ना पड़े? प्रभाव ना पड़े। मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी समष्टियां हैं या फिर बहुत सारे जीव हैं, ये एक समष्टि है, एक ही जाति के हैं, इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीन आवर्ती है वो स्थिर बनी रहती है, जब तक कि किसी बाह्य कारक ने इन पर क्या नहीं किया हो? अटैक नहीं किया हो। जब तक किसी बाह्य कारक ने इन पर क्या नहीं किया हो? अटैक नहीं किया हो। इस सिद्धांत को ही क्या बोला जाता है? हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत कहा जाता है। जब कोई समष्टि अपना स्थान परिवर्तन कर लेती है तो समष्टि में जीन परिवर्तन हो जाता है। भाई यहाँ पे इस समष्टि में जीव है, ये यहाँ से इस स्थान पे आ गई, किसमें आ गई? इसमें आ गई, तो उसमें क्या होगा? जीन परिवर्तन होगा। तो उसमें क्या होगा? जीन परिवर्तन की जो कंडीशन है वो होगी। ठीक है, अगर बात करें तो समष्टि में जीन परिवर्तन जो है वो हो जाता है। अब यदि यह जीन परिवर्तन जो है ये अगर बार बार हो रहा है, क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है, तो इसे इससे क्या होगा? जीन प्रवाह हो जाता है। जीन जो है वो एक से दूसरे में चली जाती है, यहाँ से जीन जो है वो किस में चली जाएंगी? इसमें चली जाएंगी। और यदि यह परिवर्तन संयोगवश हो रहा है, भाई अगर किसी कारण से हो रहा है तो जीन प्रवाह हो जाता है, और अगर ये परिवर्तन संयोगवश हो जाता है तो उसे बोला जाता है आनुवंशिक आनुवंशिक अपवाह। इंग्लिश में बोला जाता है जेनेटिक्स ड्रिफ्ट। क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स ड्रिफ्ट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये आनुवंशिक, ये जो हार्डी वेनबर्ग का जो है वो सिद्धांत था। अब बात करते हैं हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत की एक समीकरण भी दी गई। क्या दी गई? इस सिद्धांत को क्या है? एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया। समीकरण जो है वो क्या थी? और उसे हार्डी वेनबर्ग समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डी वेनबर्ग समीकरण जो है वो कहा जाता है। बात करते हैं वो समीकरण क्या है। तो समीकरण की बात करते हैं तो याद रख लेना इसको, p² प्लस
2pq प्लस क्यू स्क्वेयर बराबर 1। ठीक है, ये है पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर बराबर 1। ये आरडी वेन वर्ग की समीकरण थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेन वर्ग के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक। चार मुख्य कारक हैं। एक तो जीन प्रवाह, कौन सा, जीन प्रवाह। दूसरा अगर बात करें तो जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन। तीसरा अगर बात करें तो जेनेटिक्स जो है विचलन, आनुवंशिक विचलन। और चौथा बात करें तो प्राकृतिक वर्ण। चौथा कौन सा, प्राकृतिक वर्ण। ये चार कारक जो हैं वो इस हार्डी वेन वर्ग के सिद्धांत को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब अगर यदि बात करें किसी भी समष्टि में इन चारों कारकों में से अगर कोई भी कारक प्रभावी हो जाता है तो उस कारक के कारण एक क्या हो जाती है, न्यू जो है जाति का विकास हो जाता है। न्यू जाति या प्रजाति जो है उसका विकास जो है वो हो जाता है। क्योंकि हार्डी वेन वर्ग के सिद्धांत क्या कहता है कि जब तक तो कोई बाह्य कारक प्रभावी ना हो तो उसकी जीन आवृत्ति जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। तो जिसके कारण ये होगा। अब दो शब्द और दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है आपके आनुवंशिक संतुलन, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। एक आपके दिया हुआ है संस्थापक प्रवाह। ठीक है, दोनों शब्दों की आपको परिभाषा बताता हूँ। आनुवंशिक संतुलन होता है कि जीन कोष हमेशा अगर अपरिवर्तनीय रहते हैं, जीन कोष अगर जीन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये क्या रहते हैं, हमेशा अपरिवर्तनीय रहते हैं। इससे क्या बोला जाता है, आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। संस्थापक प्रभाव की बात करें तो जब मूल समष्टि ही स्थापित होकर एक नई प्रजाति विकसित हो जाती है। मूल समष्टि से एक क्या हो जाती है, नई जो है प्रजाति विकसित हो जाती है। तो ऐसे प्रभाव को क्या बोला जाता है, संस्थापक प्रभाव जो है वो कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल वाले वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसमें विकास का संक्षिप्त रूप पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर विकास किस प्रकार से हुआ। उस पूरे विकास की बात जो है हम आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही।